नमस्कार साथियों, एक अत्यंत गंभीर विषय हरियाणा के युवाओं की जिंदगी पर नायब सैनी सरकार और उनके एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। नायब सैनी सरकार हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। नायब सैनी सरकार का नया सर्विस फॉर्मूला है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ, मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनका श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार का सर्विस फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ और मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। हरियाणा के बच्चे विदेश में मजदूरी को मजबूर हैं और बाहर के लोगों को हरियाणा में अफसर बना रही है सरकार। आज ये तथ्य लेकर हम आपके बीच में हैं। एक चिर परिचित फॉर्मूला है श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार का हरियाणा में, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ये बार बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में साबित भी कर रही है और लागू भी कर रही है। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, उनके आए हर रिजल्ट के अंदर यह साबित होता है। सवाल यह है कि क्या कारण है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को, और मैं आरक्षित वर्ग पर अभी आऊंगा, हरियाणा की बीजेपी सरकार धक्के लगाकर हरियाणा से धकेल रही है। हमारे युवाओं की, हमारे लड़के लड़कियों की सुध कौन लेगा? 11 साल से ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा पहले खट्टर साहब देते रहे, अब नायब सैनी जी देते हैं। पर सच्चाई ये है कि चुटकुलों वाले मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी वो हरियाणा के युवाओं को केवल बेरुखी, बेजारी और बेवफाई के धक्के दे रहे हैं। बार बार हरियाणा से बाहर के युवाओं की भर्ती की जाती है और हमारे बच्चे जो योग्य हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं, वो ठन ठन गोपाल अपने आप को पाते हैं, ठगा हुआ सा खड़े रह जाते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से 80% लोग, 80% अफसर और अध्यापक, 80% अफसर और प्रोफेसर हरियाणा से बाहर के लगाती और चंद टुकड़ों के रूप में 20% हमारे बच्चों को लगा लेती है। सबसे ताजा उदाहरण अब आया है हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर का। 2 अगस्त 2024 को, 2 साल पहले, हम मई के बीच में अब खड़े हैं, तो 2 अगस्त 2024 को 2 साल पहले 139 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर हिंदी की पोस्ट निकाली। 12 फरवरी और 17 अप्रैल 2026 को, 2 साल बाद, उनका रिजल्ट निकाला। अब उसके युवाओं के नाम पते की सूची सामने आ गई है। मैं आपको जारी भी कर रहा हूं, ये वो सूची। इस सूची को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि जर्नल कैटेगरी के 67 पद थे। जर्नल कैटेगरी के 67 में से केवल 60 पद ही हिंदी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर भरे गए। उन 60 में से 41 यानी 80% हरियाणा से बाहर के। श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को हिंदी पढ़ना और पढ़ाना नहीं आता। बीजेपी की सरकार ये कह रही है हमें कि हमारे लड़के और लड़कियों को वो हिंदी के टीचर, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लायक भी नहीं। श्रीमान नायब सैनी, क्या आप हरियाणा के बच्चों को इतना नालायक मानते हैं? आपके चेयरमैन तो ये बात कहते भी।
इससे शर्मनाक रवैया किसी सरकार का क्या हो सकता है। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी, कुल पद 44, जर्नल कैटेगरी कुल पद 85। ये मैं आपको लिस्ट जारी कर रहा हूं, उसमें से जर्नल कैटेगरी 44। अब उनका रिजल्ट निकाला है। 44 में 125 के करीब बच्चे पहले मुश्किल से शॉर्ट लिस्टिंग में आए, उनमें 44 में 2 पास। हरियाणा का कोई बच्चा HPSC हेराफेरी सर्विस कमीशन और नायब सैनी जी को इस योग्य नहीं मिला। 44 में से 42 पदों पर कोई हरियाणा का बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी भी लग सके। SC कैटेगरी के 16 पद, सिलेक्शन 0। हरियाणा की अनुसूचित जाति का एक बच्चा भी श्रीमान नायब सैनी को असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी के योग्य नहीं मिलता। बैकवर्ड क्लास A और B 17 पद, सिलेक्शन 0। हमारा एक बच्चा, एक लड़का या लड़की भी इस योग्य नहीं है कि वो साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग सके। EWS के 5 पद, सिलेक्शन 0। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में भी कोई बच्चा इस सरकार को नहीं मिलता जो असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मिल सके, लग सके। हिंदी में आपने देखा 67 पदों में से सिलेक्शन 60 में से 41 बाहर के, यानी हम तो हिंदी पढ़ाने लायक भी नहीं है, हम साइकोलॉजी पढ़ाने लायक भी नहीं है। तो आप ये कहीं और ले जाइए, सरकार उठाकर हरियाणा से बाहर, हम भर लेंगे हरियाणा के बच्चों को उनमें से योग्य ढूंढकर और लायक और काबिल। और ये केवल 2 उदाहरण नहीं है। हरियाणा के युवाओं को सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगरी में डालकर हमें नालायक और निकम्मा बताने का एक षड्यंत्र है। हमारे बच्चों को एक पैटर्न है जिसके तहत हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाए जाते हैं। और मैं आपके लिए 6, 7, 8 उदाहरण और लेकर आया हूं। टावर यूटिलिटीज के असिस्टेंट इंजीनियर्स लगाए गए, मैंने तब भी ये बोला था। 214 पद थे। असिस्टेंट इंजीनियर तो कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है। 214 में से 185 बाहर के। हरियाणा के बच्चे लायक ही नहीं मिले नायब सैनी जी को, बीजेपी को। सिंचाई विभाग, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर तो एक शहर में 500 मिलेंगे। 49 पोस्ट, 28 बाहर के। हमें तो असिस्टेंट इंजीनियर के योग्य भी बीजेपी की सरकार नहीं मानती हरियाणा के युवाओं को। 10 साल तक AMOs लगाए नहीं, मेडिकल ऑफिसर जो हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स। 427 पद, उनमें भी 397 ही भरे। 75% हरियाणा से बाहर के। कोई हरियाणा का बच्चा आयुर्वेद के लायक भी नहीं मानती बीजेपी की सरकार। सिविल जज, हरियाणा में सिविल जज लगना है, हरियाणा की संस्कृति को जानना है, हरियाणा की भाषा को जानना है, हरियाणा के रीति रिवाज को जानना है। 110 पद, 110 में से 60 हरियाणा से बाहर के। बीजेपी को कोई हरियाणा का बच्चा जज लगने के लायक भी नहीं लगता। टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर्स, हर जगह पॉलिटेक्निक है, हर शहर में लाखों अगर नहीं तो हजारों बच्चे तो हैं हमारे पास। 153 पद, 106 हरियाणा से बाहर के। हमारे बच्चे तो असिस्टेंट लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के लायक भी नहीं। उसके बाद HCS, हरियाणा सिविल सर्विस में तहसीलदार SDM लगना है। हमारे रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, संस्कार की जानना आवश्यक है। 40% से अधिक बाहर के। हरियाणा के बच्चे HCS के लायक भी नहीं। उससे पहले 19-20 में SDO लगाए थे बिजली विभाग में, 80 पद।
80 में से 78 हरियाणा के बाहर के। हमारे बच्चे एसडीओ बिजली बोर्ड लगने के लायक भी नहीं है। उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस लगाए थे पहले, इससे पिछली सिलेक्शंस में 18 पद 11 हरियाणा से बाहर के। हम राजनीतिक शास्त्र भी नहीं पढ़ा सकते हमारे बच्चे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 23 पद 16 हरियाणा से बाहर के। जहां सबसे पुरानी देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसने सीड्स बनाए, तकनीक बनाई खेती की, जो प्रदेश खेती में सबसे प्रथम है, उसके बच्चों को बोलते हैं तुम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लायक भी नहीं। अब भैया किसी के भी लायक नहीं तो फिर हम कहां जाएं? हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रांत है जहां जनरल नॉलेज के पेपर में हरियाणा की संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, हमारी भौगोलिक परिस्थिति, हमारी विरासत, हमारे रीति रिवाज, हमारे सामाजिक ताने बाने, उसके बारे में जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं। आप कहीं जाइए, आप बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, गुजरात तक कहीं जाइए, कम से कम स्थानीय नॉलेज होना आवश्यक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे? केवल हरियाणा के जनरल नॉलेज में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, हर 2-3 साल 4 साल के बाद ग्रुप डी के चपड़ासियों की पोस्ट निकाल देते हैं। 4-5 हज़ार 3,000 हरियाणा के चपड़ासी लग जाते हैं। उसके बाद अगले 4 साल तक जो बाकी सब हैं, टीचर से लेकर और अफसर तक, वो सब हरियाणा से बाहर के। हमने तो एचपीएससी का चेयरमैन भी बिहार से आयात कर रखा है, वो भी हमारा नहीं है। और वो हरियाणा के बच्चों के बारे में जो कहते हैं, अगेन कोट, मैं पहले भी बताया था, वो कहते हैं कोट, हरियाणा के युवा फेलियर हैं क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया। तो भैया बिहार और यूपी जाकर पढ़कर आए क्या आप? दूसरा, वो कहते हैं हरियाणा के युवाओं को लिखना तक नहीं सिखाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एचपीएससी के चेयरमैन हरियाणा के युवाओं और युवतियों के बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए, और ये केवल सामान्य वर्ग के लिए है, ये सच नहीं। जो हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए एक नया काम कर दिया। हरियाणा डोमिसाइल की सीमा 10 साल से 5 साल कम कर, घटाकर 5 साल कर दी। अब एनसीआर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, हम एनसीआर हैं, ये सच है, आधे से ज़्यादा प्रांत एनसीआर में आता है, ये भी सच है। तो एनसीआर में तो हर प्रांत का बच्चा आकर रहेगा। वो 5 साल में डोमिसाइल और बीसी या एससी सर्टिफिकेट ले लेता है। उसके बाद हरियाणा का बच्चा बाहर, बाहर के बच्चे अंदर। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? एससी समाज के, बीसी समाज के, ईडब्ल्यूएस समाज के। हमें बाहर के बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे विरोधी नहीं, वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे भाई हैं। परंतु हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा की संस्कृति की, हरियाणा के संस्कार की, यहाँ के पहरावे की, यहाँ के सामाजिक ताने बाने की, यहाँ के रख रखाव की, यहाँ के रीति रिवाज की, यहाँ के जीवन शैली के तरीके की अगर अध्यापक को, एडमिनिस्ट्रेटर को, जज को ना जानकारी नहीं होगी तो वो क्या न्याय करेगा? सवाल ये है। और हरियाणा के बच्चे कहाँ जाएं? क्योंकि बाहर तो हमें जगह नहीं मिलती, हम वहाँ के डोमिसाइल नहीं हैं। यहाँ आप बाहर के ही लोग लगाते, हरियाणा के लोगों को जगह नहीं मिलती। तो नायब सैनी जी, हमारी ये मांग है कि युवाओं के हकों और रोजगारों पर डाका डालने के भाजपाई षड्यंत्र की एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। और कितने बच्चे आपने हरियाणा से बाहर से लगाए हैं, इस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और हमारी ये मांग भी है कि हरियाणा की संस्कृति, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, सामाजिक ताना बाना, स्थानीय मान्यताएं, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, उसको जनरल नॉलेज के टेस्ट में प्राथमिकता मिले, ताकि वो लोग जो हमारी जानकारी रखते हों वो आएं। और जैसे आज मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, एक नई बात हो गई। इन्होंने ये सारे जो लेक्चरर्स के पद निकाले थे जो मैं आपको भेज रहा हूं, इसमें इन्होंने मिनिमम योग्यता 35% रखी थी। 10 मिनट पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, वो 35% की योग्यता भी खारिज कर दी हाईकोर्ट ने।
अभी ब्रेक हो रही है न्यूज़, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले 5 से 10 मिनट 7 मिनट में ब्रेक हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपने 5 साल से 6 साल से कोई भर्ती नहीं की, अब 3.5 साल में ये भर्ती की है। वो भर्ती भी हरियाणा से बाहर के लोगों की है, अब वो भी क्वॉश हो गई। अगर इंग्लिश की क्वॉश हुई है तो बाकी भी क्वॉश है। क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया, वेदर इट इज इंग्लिश और साइंस और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, सेम थिंग विल अप्लाई, वो तो सब चीज़ों पे लागू हो जाएगा। तो अब हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो आप हरियाणा के युवाओं को अधर में छोड़कर उनको रोजगार का लॉलीपॉप पकड़ाकर उनके साथ ये जोर जबरदस्ती और धक्का क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है, ये कागजात मैं आपकी मेल पर रिलीज कर रहा हूं। हरियाणा के युवाओं का कोई भविष्य बचा ही नहीं। 12 साल से बीजेपी की सरकार हमसे धोखा कर रही है, हमारे बेटे बेटियों से, हमारे लड़के लड़कियों से, जिन्होंने 12 साल में, मैंने आपको 11 नौकरियां गिनवा दी जहां हरियाणा से बाहर के लोग वो लगा रहे हैं। क्योंकि जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ये कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे योग्य ही नहीं है, उन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं, जब हम हिंदी भी पढ़ने के लायक हमें नहीं मानते आप और पढ़ाने के, तो हमें नौकरी कहां से मिलेगी? हिंदी भाषी प्रदेश है। तो ये एक षड्यंत्र है बीजेपी का, हरियाणा के युवाओं को धोखा देने का, चपड़ासी हमारे अफसर बाहर के, ये एक फॉर्मूला है जो हमारे ऊपर लागू हो रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है आरक्षण का, वो जानते हुए कि वो एक ऐसा कानून है जो कभी पास नहीं हो सकता संविधान की मान्यताओं के अनुरूप, उन्होंने वो ऐसा कानून बनाया कि सब पेच में पड़ जाए, नौकरी लगानी ना पड़े, ना सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ना बांस रहे ना बंसुरी, तो कोई नौकरी लगानी ना पड़े। उसकी आड़ में 6 साल नौकरी नहीं लगाई। सवाल बड़ा सीधा है, आप हरियाणा की परिस्थिति के अनुरूप जनरल नॉलेज के टेस्ट में सवाल पूछकर बाहर क्यों कर रहे हैं? आपने डोमिसाइल की शर्त 10 साल से 5 साल क्यों कर दी? आप हर नौकरी में 80% लोग, देखिए 2, 4, 5, 7, 10% लोग जो हरियाणा की संस्कृति, संस्कार, भाषा, शैली, पहरावा, रीति रिवाज, मान्यताओं की जानकारी रखते हैं, वो आ जाएं, इसमें क्या है? हो सकता है। पर क्या ये भी हो सकता है कि सब लोग ही बाहर से आएं? तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? इसका सवाल नायब सैनी जी दे दें कि भैया आप जाकर अफगानिस्तान में अप्लाई करो, हम कर देंगे। पर हरियाणा के युवाओं को कह दें कि हरियाणा के भरोसे मत रहें, अब आज के बाद आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा और वहीं नौकरी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हर रोज बच्चों की लाश वापस आती है। 40 लाख रुपया देकर, 50 लाख रुपया देकर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं रोटी की तलाश में, और फिर 40 और 50 लाख रुपया देकर उनके कंकाल को वापस लाते, जैसा कुमारिया फतेहाबाद में 2 बच्चों के साथ हुआ, अंकित जांगड़ा और पूनिया, उन दोनों के साथ हाल में हुआ। वापस केवल कंकाल आए, 50 लाख लेकर गए, 40 लाख देकर कंकाल लेकर आए, वो भी 7 महीने बाद। उस माँ बाप पर क्या बीती होगी, क्या आप सोच सकते हैं? हमारे बच्चे इजराइल जाकर फौज में नौकरी कर रहे हैं, हमारा बच्चा यूक्रेन के युद्ध में लड़ रहा है, हमारा बच्चा दुनिया में कहीं लड़ाई हो, सीरिया तक, वहां जाकर युद्ध के अंदर लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा का। क्यों? रोटी नहीं है। रोटी क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नौकरी देती नहीं। जो नौकरी देती है वो हरियाणा से बाहर के बच्चों को देती है। इसका क्या जवाब नायब सैनी जी देंगे? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। चुटकुले सुनाने से फुर्सत मिले और वेशभूषा बदल कर अलग अलग स्वांग रचने से, तो वो शायद हरियाणा के बच्चों का दुख और तकलीफ जान पाए। सर, लेकिन सरकार ये कह रही है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां जो है दी जा रही है, जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है, इस तरफ को आप कैसे देखते हैं? बड़ा सीधा है जवाब। तो आप हरियाणा के युवाओं को बोलो कि आप हरियाणा में आप नौकरी नहीं कर सकते, आप चले जाइए, क्योंकि हरियाणा का कोई बच्चा योग्य नहीं है। यही कह रही है ना सरकार।
एचपीएससी के चेयरमैन ने यही तो कहा, हरियाणा के बच्चे योग्य और काबिल नहीं हैं। एचपीएससी के चेयरमैन ने यह भी कहा, हरियाणा के बच्चों को लिखना नहीं आता, हरियाणा की यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो भैया बता दो, अफगानिस्तान जाकर पढ़ो, तुर्की जाकर पढ़ो, बिहार जाकर पढ़ो, यूपी जाकर पढ़ो, मध्य प्रदेश, यहाँ बंद करो कॉलेज स्कूल। और हरियाणा के युवाओं को कहो भैया समय मत नष्ट करो, हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। ये कह रही है सरकार। ऐसी सरकार फिर एक दिन भी सत्ता में कैसे रह सकती है? क्योंकि जिनको नाकाबिल अयोग्य बता रही है बेटे और बेटियों को, हमारी वोट लेकर ही तो वो बने। ऐसा है क्या है, मेरी ये डीरेल हो जाएगी वो। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर पिछली बार भी जब नीट का पेपर लीक हुआ कहा था, और अब फिर नीट का पेपर केरल से चला और राजस्थान तक पहुंचा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के एक नागरिक के तौर पर, लाखों हमारे बच्चे पूरी जिंदगी लगाकर, और उनके माँ बाप भी, ये मत समझिए एक लड़का या लड़की अकेला परीक्षा देता है, हिंदुस्तान में पूरा परिवार उस परीक्षा की तैयारी करता है। हिंदुस्तान में पूरा परिवार अपनी सीमित आय में से कटौती कर, अपना पेट काट कर बच्चे को ट्रेनिंग दिलवाता है, कभी ऑनलाइन कोर्सेज में, कभी फिजिकल कोर्सेज में। एक दिन पता चलता है कि वो पेपर बिक गया। उन लाखों बच्चों का कसूर क्या है? और मुझे एक बात बताइए, जो पेपर केरल से राजस्थान पहुंच गया वो राजस्थान से बाकी हिंदुस्तान में नहीं बिका, क्या हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस बात की जिम्मेवारी लेंगे? और अगर पेपर बिक गया तो पढ़ने वाले बच्चों और उनके माँ बाप का क्या कसूर है? गुणी और शिक्षित बच्चों का कसूर क्या है? वो क्यों भुगतें इस बात की सजा कि सरकार से जो पेपर माफिया है, वो हरियाणा में तो बहुत दिन से मशहूर था, हर पेपर लीक होता था और बिकता था। अब पेपर माफिया ने पूरे मुल्क की शिक्षा और परीक्षा दोनों को टेक ओवर कर लिया है। शिक्षा और परीक्षा जिस मुल्क में पेपर माफिया की भेंट चढ़ जाए और लाखों बच्चों का भविष्य जो है मझधार में लटक जाए नीट पेपर की लीकेज के बाद, इस पेपर को कैंसिल कर नए सिरे से क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब देंगे? क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ? वो कौन सा एजुकेशन माफिया है जिसके तार नीट और केंद्र सरकार तक हैं? क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि 12 साल से नीट का पेपर चौथी या पांचवी बार लीक हुआ है? आपने क्या कदम उठाए इसकी रोकथाम के लिए? और अगर शिक्षा मंत्री नीट के पेपर की लीकेज को रोक नहीं सकते तो एक दिन भी उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार क्या है? क्या प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री जवाब देंगे कि हिंदुस्तान के वो सारे लाखों बच्चे जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके माँ बाप की मेहनत की कमाई का और अपना समय नष्ट करके नीट की तैयारी की और पेपर अब बिक गया, ये पेपर पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बिका होगा? क्या ऐसा कोई आश्वासन वो दे सकते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें देना होगा। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिन से बात रखी है कि वर्क फ्रॉम होम करें तो पेट्रोल बचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गोल्ड होता है उसकी भी चर्चा, और बाहर भी कम से कम जाए 1 साल के लिए। कैसे देखते हैं? आदरणीय मित्र, पूरे मुल्क ने प्रधानमंत्री जी की उन 7 बातों को देखा, जहां कहा काम पर मत जाओ, दफ्तर में मत जाओ, गाड़ी में मत बैठो, गाड़ी मत चलाओ, सोना मत खरीदो, बेटी के को सोने का मंगलसूत्र मत दो, बेटी की शादी में सोने का आभूषण मत दो, घर में कोई खुशी हो तो सोने का कोई आभूषण मत खरीदो, इत्यादि इत्यादि। पर उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 2000 गाड़ियों के साथ
रोड शो कर डाला। मंदिर में मत्था टेकने हम सब जाते हैं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। हम स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री जी मंदिर जाएं, बहुत स्वागत है, पर मंदिर में जाने से पहले रोड शो की मशहूरी 2000 गाड़ियों के साथ की क्या आवश्यकता। और हमें तो कहा विदेश यात्रा पे मत जाओ देशवासियों को, और खुद 6 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। मुझे ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान की सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर आसीन सफेद पोश, क्या आप गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करेंगे? क्या भाजपा के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों ने गाड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया? क्या भाजपा के जो विधायकगण हमारे साथी हैं और सांसदगण हैं और बड़े बड़े पदों पर आसीन बगैर चुने हुए लोग हैं, उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया? क्या भाजपा ने ये निर्णय कर लिया कि उनका कोई आदमी, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, कार्यकर्ता, नेता विदेश नहीं जाएगा? क्या उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो कोई सोने का आभूषण नहीं खरीदेंगे? खुद प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहकर 24 घंटे में उसकी अवहेलना कर रहे हैं, बाकी देश को उपदेश दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर संकट की शिकार है और बीजेपी सरकार उस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे है, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बसों के अंदर लिखा होता है, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेवार हैं। तो मोदी जी ये कह रहे हैं देशवासियों को कि देशवासी अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक प्रगति या आर्थिक प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेवार हैं, सरकार कोई मदद नहीं करेगी। क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो लाचार, बेकार और बेजार हो गई। ऐसे में अपनी जिम्मेवारी देशवासियों पर पल्ला झाड़कर आप अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन से नहीं बच सकते। ना विदेश यात्रा पर जाकर आप अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन से बच सकते। देश पे जो विषम आर्थिक संकट है उसकी सच्चाई बताई जाए। किस प्रकार से सरकार पंगु हो गई है उसकी सच्चाई बताई जाए। अर्थव्यवस्था क्षीण मीण जो हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है, चरमरा गई है, उसकी सच्चाई बताई जाए। जो आर्थिक संकट, पूरा वित्तीय संकट आज देश के ऊपर है, उसकी सच्चाई देशवासियों को बताई जाए, बजाय इसके कि हाथ खड़े करके ये कहें कि यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेवार है।